बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम चीज डिस्कस हो रही है आलमी मंजरनामे पर भी और मुल्क के अंदर भी, वो ये कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और जो मिलिट्री इन्वेजन इस वक्त रूस की जानिब से की गई है, लेकिन उसी के साथ साथ एक तरफ जहां इस पर बात हो रही है, वहीं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के हवाले से इसे एक तारीखी दौरा करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से मुख्तलिफ राय इस चीज़ के ऊपर है। कुछ का ख्याल ये कि ऐसे मौके के ऊपर जबकि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा है और तनाज़ा जारी है, जिसने अब जंग की सूरत इख्तियार कर लिया, ऐसे मौके के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को रूस का दौरा मुलतवी कर देना चाहिए था। एक स्कूल ऑफ थॉट यह भी है कि एक ऐसे मौके के ऊपर दोनों ममालिक के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं और जो ताल्लुकात में एक जो नई जहत है वो मजीद मजबूत होने की जानिब गामजन हो रही है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और जिस तरीके से हमने देखा कि 2016 के बाद से लेके अब तक जो है वो ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आती जा रही है। इससे पहले सर जंग के दरमियान दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात थे वो भी सबके सामने हैं। दो मुख्तलिफ अपोजिट बिल्कुल ताल्लुकात थे। सर जंग के दरमियान पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था और उसके दरमियान जो कुछ भी हुआ वो भी तारीख के आईने के अंदर सबको दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो तब्दील होती हुई जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो रिलेशंस हैं उसके दरमियान जब से अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ है और उसके बाद से चीन, रूस, पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में जो मजीद बढ़ोतरी हमें देखने में आई और ख़ासतौर पर रूस के साथ चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात, वो तो उसकी अपनी जगह एक इंपॉर्टेंस है ही। लेकिन इस सबसे बड़ा अहम सवाल वो ये कि जो पूछा जा रहा है और जो किया भी जा रहा है कि इमरान खान ने यूक्रेन बहरान के बावजूद रूस का जो दौरा है वो क्यों किया और सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात क्यों की, ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा रूस हो उसके अंदर पाकिस्तान को क्या फ़वायद हासिल होंगे, क्या कुछ उसमें पाया पाकिस्तान ने और क्या कुछ खोया। गो के इसमें बातचीत हुई इस्लामोफोबिया के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, खत्ते की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, तिजारत है और तवानाई के मामले के ऊपर भी बातचीत हुई। आध घंटे की यह मुलाकात थी, लेकिन कहा यही गया और बताया गया है कि यह मुलाकात जो है 3 घंटे तवील तक गई है और इसके अलावा जो एलामिया भी वो जारी हुआ। इस सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो यूक्रेन रूस जो तनाज़ा है उसके मामले के ऊपर भी बात होगी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस जो कि बहुत अहमियत रखता है और पाकिस्तान जिस तरीके से कहा गया है कि किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, तो एक बैलेंस जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं और किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनने के हवाले से जो बातें हैं, क्या पाकिस्तान उस चीज़ को जारी भी रख सकेगा। और मगरिब के साथ कहा यह जा रहा है कि अगर ये ताल्लुक और ये दौरा जो है कहीं मगरिब को नाराज़ तो नहीं कर देगा। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर तजियाकार और ये मकबूल जान साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब आपसे मैं आगाज करता हूं। वैसे प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे के ऊपर यानी मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट, जैसे कि मैंने अपने इब्तिदाई में बता दिया, क्या खोया वैसे इसके अंदर, यानी क्या अचीव किया है पाकिस्तान ने और क्या आप समझते हैं कि इसमें कोई नुकसान भी उठाना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो शख्स भी इस तरह का तबसरा करता है कि इस वक्त आप क्यों गए, उसको मेरा ख्याल है सफारतकारी की अलफ बे का नहीं पता। वो शायद ये समझता है कि जैसे वहां जंग हो रही थी और इमरान खान साहब 1-2-3 टैंक लेके चले गए थे कि हम चले जाएं और वहां जाके जंग शुरू कर दें, और 7 मोर्चों का दौरा किया और ये हो गया। 2020 से ये दौरा शुरू हो रहा था, इसका शेड्यूल हो जा रहा था। उसके बाद फिर आकर दावत चली चीन। कल तमीना जंजुआ मेरी बैचमेट हैं, वो सेक्रेटरी खारजा रहे, वो कहती हैं कि उस जमाने में जब चीन में मुलाकात हुई थी उससे फिर आगे उसका अरेंजमेंट हो रही थी। अब इस वक्त इस दौरे को कैंसिल करने का मतलब क्या था कि आप मुकम्मल तौर पर अमेरिका की और यूरोप की साइड लेते, आप गैर जानबदारी से निकल जाते उस दिन। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती थी? आपका एक शेड्यूल दौरा था, आपने किया क्या? आपने कहा कि हम यूक्रेन के साथ हैं या हम अपना उसके साथ हैं, रूस के साथ हैं। आपने उस दौरे को अपने हिसाब से पूरा किया, चले आगे। आप जब साइड लेंगे उसके बाद आपका फैसला होगा। तो जिस मैंने जब बड़ी हैरी हो रही तो वीक एक बहुत बड़े सीनियर तजियाकार ने जब बात किया, बे नहीं पता जिन लोगों को डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का होते क्या है। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस वक्त इनकार करते तो आप बराह रास्त कैंप का हिस्सा बन जाते रूस के खिलाफ। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे मौके पे दौरा करना जो है वो भी इस बात की गमाजी करता है कि आप एक दूसरे कैंप के जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। नहीं, आपने आज दौरा ऑर्गेनाइज किया है। ये तो होता है ना कि आप जंग छिड़ी, आपने कहा मैं आ रहा हूं भाई जंग, आप खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। दौरा तो शेड्यूल दौरा था। क्या वो इमरजेंसी का दौरा था?
क्या वो महाज जंग के ऊपर जाने का दौरा था? एक डिप्लोमेटिक दौरा था और उसके अंदर तय चीजें और तरह की हुई हैं। तो अजय साहब, इससे अलग- व्लादिमीर पुतिन को हर- सियासी फायदा नहीं पहुंचा इस चीज से? आप क्या समझते हैं इस पे? नहीं, व्लादिमीर उसको फायदा सियासी भी पहुंचा है और बाकी चीजें में पहुंचा है। आप मुझे ये बताइए कि व्लादिमीर पुतिन के साथ चाइना के साथ तल्लुकात, बाकी चीजें नहीं मौजूद? क्या हमारे तल्लुकात मौजूद नहीं है? एक बात याद रखें कि एक होता है कि आप जंग के अंदर एंटर होते हैं, ठीक, और एक होता है कि जब आप जंग के अलावा आपके तल्लुकात नॉर्मलाइज रहते हैं, वो रहते हैं। दुनिया पूरी के तल्लुकात हैं उसके साथ, क्यों नहीं है? व्लादिमीर क्या आप क्या समझते हैं कि आप अमेरिका की तरह आप उनके अकाउंट सीज करेंगे रूस के? यहां पर बर्तानिया ने सीज किए, कनाडा ने सीज किए, ऑस्ट्रेलिया ने सीज किए, जापान ने सीज किए, तो आप खड़े होकर सीज कर दो? खालिस्तान जो अमेरिकन पेरोल के ऊपर जो लोग यहां पर हैं, उन्होंने ये बकवास की है। और मैं बहुत 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 माजरत के साथ बात कर रहा हूं कि अलग भी नहीं पता जिन लोगों को डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का, उनको अंदाजा नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का। इस वक्त रूस के दौरा कैंसिल करना, जो कि गुज़श्ता 2 साल से चला आ रहा था, बुनियादी तौर पर यह डिक्लेयर करना था कि हम अमेरिका के साथ हैं, हम तुम्हारे कियासी की तासी, आप अगली दफा रूस के साथ जा नहीं सकते थे। ये एहतजाजन होता है, राइट। फायदा होना था वो अलग बात है कि ये, लेकिन अब दौरा कैंसिल करना एक एहतजाज बनता था, और वो एहतजाज जो है वो बजाते खुद एक तो रूस को नाराज करता था, और दूसरा यह है कि अमेरिका के साथ कोई दोस्तियों के तल्लुकात हमारे अच्छे नहीं रहे गुज़श्ता 70 साल के अंदर। अगर मैं तारीख गिनना शुरू करूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि सबसे ज्यादा बेवफाइयां शायद अमेरिका ने हमसे साथ की हैं, और जिस वेस्ट ने की हैं, और जो वेस्ट के परवरदा लोग हैं, वो इस वक्त इस इशू को उठा रहे हैं। जनरल गुलाम सुहा साहब, जिस तरह से औरिया साहब ने कमेंट किया, आपके नजदीक इस दौरे के आउटकम्स क्या हैं, पॉजिटिव आउटकम्स क्या हैं, और आप क्या समझते हैं कि इस दौरे के पाकिस्तान को क्या फवायद हासिल होंगे? देखिए, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि पाकिस्तान का लेवरेज इस वक्त, जो पहले अगर लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 3 पे था, इसको यकीनन ये 5 पे है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के पास चॉइसेस आ गई हैं इस वक्त। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। रूस के साथ बेहतर होने के जा रहे हैं इसके बाद। जहां तक रहेगी अमेरिका और मगरबी दुनिया, अब मुझे ये बताइए, अगर हम ये दौरा ना करते तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए क्या करता, या मगरबी दुनिया पाकिस्तान के लिए क्या करती है? फैक्टर में पहले मौजूद हैं, वो किसने रखा है हमें इसमें, और क्यों निकलने नहीं दिया जा रहा, मुझे कम से कम कोई शक नहीं है। IMF क्यों हमें इतना घसीट रहा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है इसमें। और सबसे बढ़कर ये कि अफगानिस्तान को 20 साल तक ताराज करने के बाद, लाखों अफगानों को कत्ल करने के बाद, लाखों इराकियों को कत्ल करने के बाद, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी उसने। अब अफगानिस्तान के अकाउंट सीज करके बैठा हुआ है, वहां पर इंसानी अलमिया जन्म ले चुका हुआ है, वहां पर जाने को तैयार नहीं है, वहां पर उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। वो अफगानिस्तान को अनस्टेबल करना चाहता है और डायरेक्टली पाकिस्तान को अनस्टेबल करना चाहता है। लेकिन जल साहब, एक चीज और भी है कि भारत के साथ, यानी रूस और रशिया और भारत के जो ताल्लुक, आगे आ रहा हूं, उस तरफ भी आ रहा हूं, वो बड़े रहे हैं। लेकिन अब एक तरीके से जब भारत अमेरिका के साथ जो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बीच में चीन है, तो रूस का पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और पाकिस्तान का किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बनने की बात, इसको किस तरह से आप देखते हैं कि देखिए, अगर पाकिस्तान वहां पे ना जाता तो क्या अमेरिका ने जो इस खित्ते के बारे में अपना प्लान बनाया वो चेंज कर देता पाकिस्तान के लिए? अनफॉर्चुनेटली नो। अब रहा ताल्लुक के भी क्या ब्लॉक्स बने हुए हैं। देखिए, आज की दुनिया लीनियर नहीं है, जीरो सम गेम में लोग नहीं खेल रहे हैं इस वक्त। अमेरिका और चीन के दरमियान देखिए किस कदर मुखासमत है, अब भी उनकी तजारत जारी है, और अमेरिका ने सबसे ज्यादा अमेरिका कर्जा उठा के बैठा हुआ, चीन उठा के बैठा हुआ। उसके बाद चीन और भारत के दरमियान किस कदर चपरकश जारी रही है उसमें, तजारत उनकी आज भी जारी है उसमें। तो आजकल जो रिलेशनशिप है वो मल्टी लेयर्ड है, मल्टी डायमेंशनल है। नंबर 2 चीज। नंबर 3, देखिए, हम जब इस आर्गुमेंट को लेके आते हैं ना, तो हम पाकिस्तान के वेट से बहुत ऊपर जाके हम आर्गुमेंट कर रहे हैं इसमें। इस दौरे का इंटरनेशनल मीडिया में, या इस दौरे का रूस और चीन के, रूस और यूक्रेन के झगड़ा है, इससे कोई ताल्लुक था? क्या हमारी वजह से झगड़ा शुरू हुआ, या क्या हम झगड़ा रुकाने गए थे? क्या हम किसी के साथ जाके बैठ के बात करने गए थे?
ये जंग किसी और लेवल पे चल रही है। ये जो व्लादिमीर पुतिन का जो आज से 30 साल पहले आर्टिकल आया था 5000, वो पढ़ने वाली बात है। उसने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि सोवियत यूनियन का ब्रेकअप लास्ट सेंचुरी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। वो रूस को एक आलमी ताकत के तौर पर देख रहा है और वो उसी तरीके से लेके चल रहा है उसको। अमेरिका की और मगरबी दुनिया की मुखालफत है उनके साथ। इस सारे चक्कर में पाकिस्तान कहां से बीच में फिट हो जाता है? राइट, ओके। मैं हाफिज तारिक महमूद साहब आपकी तरफ जरा आता हूं। और यह साहब को आपने सुना, जनरल गुलाम साहब को आपने सुना। इस सारी सूरत हाल में सहाफती निगाह से अगर आप इसको सबसे पहले तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि सहाफती निगाह से आप इस दौरे को प्राइम मिनिस्टर के किस तरीके से देख रहे हैं जो ये विजिट हुआ है। फिर उसके बाद में आपसे ये जो नेशनल बैंक का जो अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की जवाबित की खिलाफ वर्जियों के ऊपर जो जुर्माना हुआ, मैं उसका सवाल करूंगा आपसे, लेकिन पहले मैं आपका कमेंट इसके ऊपर चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरीद भाई। एक बात तो यह है कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ औरिया साहब से भी और जहन साहब से भी कि हमारे पास ऑप्शन क्या था कि हम मना कर देते कि हम ना जाए। गुज़िश्ता 4-5 साल से आप सुन रहे होंगे कि जी रूसी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, और अब ये जो मामला हुआ है इसमें ये जो दौरा है उसको फैसिलिटेट कराने में और उसको इतनी जल्दी कराने के अंदर हमसे ज़्यादा किसी और का किरदार है, और वो किरदार जो है वो चाइना का है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गए थे विंटर ओलंपिक्स में, आपको पता है कि उस वक्त बड़ी सारी मुखालफत थी कि वो ना आए। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हम जिस तरह जनसा फरमा रहे हैं कि हम अपने कद से बहुत ऊंची की चीज़ों की बातें करते हैं, सोचते हैं, अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं। हम कहते हैं जी हम सऊदी अरब और ईरान में भी सुलह करा रहे हैं, हम कहते हैं हम कतर में और सऊदी अरब में भी सुलह करा रहे हैं, हम अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी बेहतर कराने के लिए हम अपने कद से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और उसकी बातें वो वजह होती है हमारी जो पब्लिक कंजम्पशन है उसके लिए, यहाँ लोगों को बताने के लिए एक्चुअल पोजीशन बड़ी डिफरेंट होती है। अब जो सूरत हाल है उसके अंदर अमेरिका का रवैया और जो वेस्ट का रवैया है वो तवातुर के साथ आपके साथ खराब रह रहा है। अब जो बाइडन साहब से अब तक तो यही बहस चल रही है कि टेलीफोन के ऊपर बात हो पाई है कि नहीं हो पाई है, चिड़ इसी बात के ऊपर बनी हुई है। यूरोप जो है वो आपके साथ फेटफ से लेके और बाकी तमाम मामलात में क्या कुछ कर रहा है वो भी आपके सामने है। ले दे के आपके पास ये रीजनल पावर्स रह जाती हैं। ये हम चाहते हुए ना चाहते हुए हमने बहुत बातें की कि जनाब हम बैलेंस फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या बच जाते हैं। और ये जो बात की जी यूक्रेन का तनाज़ा, और ये अगर ये जंग वाला मामला ना होता, क्योंकि इसमें ये बहस नहीं है कि इमरान खान साहब को रूस जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, बहस ये है कि इसकी टाइमिंग दुरुस्त है या नहीं है। तो टाइमिंग इसी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये टाइमिंग का इंपॉर्टेंस के ऊपर बड़ी सवाल है, लेकिन जिस तरह औरिया साहब ने कहा दौरा पहले से शेड्यूल था। ये अब जंग की टाइमिंग इमरान खान साहब ने तो नहीं तय करनी थी, जंग की टाइमिंग पाकिस्तान ने नहीं तय करनी थी। वो जो कशीदगी थी वो चल रही थी कितने दिनों से। अब ये कोइंसिडेंट कह लें, कुछ और कह लें, हमारी खुशकिस्मती बदकिस्मती, कोई भी नाम ले लें कि इमरान खान साहब जिस दिन पहुंचे हैं, एक तरफ इमरान खान के पहुंचने की धमाकेदार खबर थी और दूसरी तरफ यूक्रेन में धमाकों की खबरें थी। इसमें हमारे इख्तियार में कुछ नहीं था। अब इसका अगर हम मलबा एक सियासी मुखालफत की वजह से इमरान खान पे या हुकूमत पाकिस्तान पे थोप दें वो अलग बात है। अच्छा, इसको उलट कर लेते हैं फरीद भाई, ये करते हैं कि इमरान खान साहब अपना दौरा कैंसिल कर देते, तो आपके क्या ख्याल में कि पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम में एक नैरेटिव होता है कि जी बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया। तो आप समझते हैं ये सियासी मुखालफत बराए मुखालफत ही हो रही है जो इस वक्त जो बातें हो रही हैं? ज्यादा चीजें इसकी मुखालफत में हो रही होती है कि जनाब इमरान खान साहब को इतना गोल्डन चांस मिला था रशिया की तरफ, आज तक आप कहते हैं कि लियाकत अली खान साहब को चांस मिला था, वो रशिया छोड़ के जो है ना वो चले गए। दूसरी बात ये होती है कि इमरान खान साहब को, तो ये फॉरेन पॉलिसी, ये मामलात मुमालिक के सारे दो धारी तलवार होती हैं। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तारीख इस बात का फैसला करेगी कि इस दौरे से जो है वो पॉजिटिव चीजें कितनी हासिल हुई हैं, नेगेटिव अगर होगा उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। नीयत में शुबा नहीं करना चाहिए। नीयत जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, मैं समझता हूं कि इस मामले में इमरान खान साहब पे या पाकिस्तान की वजारत खारजा की नीयत पे शुबा नहीं करना चाहिए या उनकी कॉम्पिटेंस पे। कोई फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हो गए, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि हम दुनिया को कन्विंस करें कि जनाब ठीक है, आपके भी ताल्लुकात हैं, वही जिस तरीके से आपने बात की कि भारत के और रशिया के ताल्लुकात हैं, वो भारत अमेरिका के थे, वही जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज अमेरिका के कितने करीब हैं, विंटर ओलंपिक्स के अंदर सब के सब जो है किस शानो शौकत के साथ और इसमें दो बातें आ जाती हैं इसके अंदर कि एक एलाई यानी एक इत्तेहादी और एक पार्टनर, यानी दो चीजों को बड़ी जो है वो बहुत ही बारीकी से देखना होगा इस चीज के अंदर। एक वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, तो ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ये साहब, ये जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर $55 मिलियन का जुर्माना हुआ है, इसको भी इस दौरे के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसा ही है? इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है या फिर ये मामला कुछ और है? नहीं, ये काफी अरसे से उनका चल रहा था। जाहिर बात है एकदम तो नहीं हो जाता इस तरह की चीजें, लेकिन एक बात तय है कि आपको रेथ ऑफ द वेस्ट जो है काफी अरसे से फेस, कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान को ये इस तरह की जो अमेरिका की तरफ से सूरत हाल है, ये 1984 से जैसे ही आपका उन्होंने सूरत हाल से, आपको पता है प्रेसिडेंट अमेंडमेंट कब आई है और उसके बाद आगे फिर किस तरह आपको रोका गया है। और आप तो अमेरिका के साथ ही थे जिस वक्त आपके ऊपर सारी सैंक्शंस होती ना, अमेरिका ने आपको किसी भी जगह नहीं बचाया। लेकिन एक बात जो कहते हैं ना कि हम जो हैं कोई बहुत इस तरह की सूरत हाल है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का शायद सबसे इंपॉर्टेंट तरीन मुल्क बन चुका हुआ है। पाकिस्तान से अगर अमेरिका आउट होता है तो फिर पाकिस्तान से लेके वो बाल्टिक सी तक आउट हो जाता है। अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता। या और इंडिया का जहां का सूरत हाल तल्लक है, इंडिया जो है वो टुवर्ड्स ईस्ट उस तरफ इंपॉर्टेंस उसकी बन जाती है। पाकिस्तान इज ओनली रिफ्यूज इस वक्त अमेरिकन के स्टे करने के लिए। आपको पता है रिसेंटली जो कांग्रेस में उन्होंने करारदाद पास किया, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम ओमिट किया उसके अंदर बकायदा, वरना होता यह था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी जो है ये इनसे पूछा जाए, नाम बकायदा ओमिट किया गया। और ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ जो है पाकिस्तान जो है हमारे लिए करे। चाइना के लिए पाकिस्तान इज दी ओनली होप। मलाक्का का जो उसका कॉरिडोर है, एक जहाज जो है उसको रोक सकता है। उसके बाद आप चहाबार और उसके जो है अपना बंदर अब्बास, वहां पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर रोकता है। चाइना के लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ रास्ता ही एक रह गया है। यूक्रेन के अंदर वॉर शुरू होती है, बारसोर्स खराब होता है, रशिया के लिए वी आर द ओनली ऑप्शन। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि पाकिस्तान इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं। पाकिस्तान ने पहली दफा, आप खुद सोचें कि अब अगर आपके रूस के साथ तल्लुकात रखते हैं, आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वोट बनते हैं, एक चाइना का वोट बनता है और एक उसका वोट बनता है। आप मुझे बताइए, आपके 70 साल के तल्लुकात अमेरिका के साथ हैं। मसूद अजहर के मामले में किसने वीटो किया? 2 दफा चाइना ने वीटो करवाया उस मामले के अंदर। कौन है जो खड़ा हुआ उस मामले के अंदर? क्या अमेरिका ने कभी आज तक इस तरह का साथ दिया आपको पहले बात टेस्टेड सूरत हाल, आप एक दफा धोखा खा रहे हैं। दूसरा, 65 की जंग में आप सीटों और सेंटों के अंदर थे और आपकी उन्होंने आर्म सप्लाई रोक ली उस वक्त की सूरत हाल में। 71 के जरा पेपर्स निकाल के देखें। वेस्ट पाकिस्तान को तो बचाया इसलिए को समझते थे कि अगर वेस्ट पाकिस्तान में भी इंडिया आ गया तो फिर रूस जो है वो पूरे के पूरे इलाके पे छा जाएगा। लेकिन मशरकी पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने जाने दिया है, वो सारे के सारे जो उसकी किसिंजर की डॉक्ट्रिन मिलती है। असल मसला यह है कि बेहतरीन स्टेप था, शानदार मूव थी, और इस मूव के बारे में उनको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर अमेरिकन एक दफा यहां से बोरिया बिस्तरा गोल हुआ तो ना वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में रहेगा। आप ये मत सोचें कि अरब ऑयल जो है फिर उसको चैन के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये यमन से लेके नीचे तक सारी जो पट्टी है, ये फिर उसके बाद यहां से अमेरिका साहब को खुदा हाफिज है। पाकिस्तान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेस एट द मोमेंट दुनिया के अंदर। राइट हो गया कि आप कह रहे हैं कि सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर इस वक्त जो है वो पाकिस्तान है। जनरल साहब, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त रूस और भारत के दरमियान ताल्लुकात बड़े बेहतरीन ताल्लुकात रहे, और अब पाकिस्तान के साथ रूस के ताल्लुकात, जिस तरह से औरिया साहब ने कहा कि चीन के बाद एक और हमारे पास वोट आ जाता है रूस की सूरत में, क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान खत्ते के अंदर दोनों ही न्यूक्लियर ममालिक हैं, फ्लैश पॉइंट हैं, इस खत्ते के अंदर रीजन के अंदर पाकिस्तान और भारत को लेकर जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर बड़ी डिबेट भी होती है और दुनिया की नजरें भी हैं, क्या रूस, पाकिस्तान और भारत के दरमियान डायलॉग, सालसी मामलात को हल कराने का एक जरिया बन सकता है मुस्तकबिल के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो जब मैंने कहा था ना कि हम अपने वेट से बहुत ऊपर जाके सोचते हैं, हम दिस इज रेफरेंस टू यूक्रेन। वैसे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, और मैं खुद भी, मैंने जब पहले आपके सवाल को जवाब मैंने कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं दे रहा, अब भी आइंदा भी। और यहां से जिस तरह अभी कह रहे थे मेरे भाई, यहां से निकल गया तो फिर अमेरिका का, वैसे भी अमेरिका का सवाल शुरू है तो वो फिर तेज हो जाएगा। और बहरहाल देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप आजकल वो लिनियरिटी नहीं रही कि आप एक कैम्प में है या दूसरे कैम्प में है। रूस के भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेटेस्ट जो एक्विजिशन है S-400 की, जो डायरेक्टली पाकिस्तान को डायरेक्टली इफेक्ट करती है बहुत ज्यादा सीरियसली,
वो रूस ने दिया है भारत को इसमें। अच्छा, ये मत भूलिए 65 की जंग में रूस ने बड़ा मेजर किरदार अदा किया था सोवियत यूनियन उस वक्त, ठीक। ना सिर्फ सीजफायर करवाने में, बल्कि जो भी ताशकंद का मुआहदा हुआ था उसमें भी सोवियत यूनियन का ये रूस का किरदार बड़ा अहम था। आज भी रूस चूंकि भारत का मेजर सप्लायर है, भारत की तकरीबन तमाम नेवी वो रूसी साख्त की है और रूस पे डिपेंडेंट है। एयरफोर्स काफी हद तक रूस पे डिपेंडेंट है, फौज में काफी सारी रूस पे डिपेंडेंट है। इसलिए तो रूस को भी भारत का पैसा चाहिए, भारत को भी हथियार चाहिए। हालांकि भारत को अमेरिका बहुत कुछ देने को तैयार है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका हुआ है इसका, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी तरीके से रूस का एक असर है। और आपने एलामिया भी देखा होगा, और ये भी हमारी सफारती बहुत बड़ी कामयाबी है कि रूस में बैठकर कश्मीर की बात करना और एलामिया में कश्मीर का जिक्र हो जाना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। हम तो वैसे इसको अंडर प्ले कर रहे हैं सर विजिट को, चूंकि हमारे सियासी खुलाफात है, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की इस लिहाज से। खान साहब को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ पाकिस्तान का देखिए इसमें। राइट, ठीक है। हाफिज तारिक महमूद साहब, आप इस पर कमेंट कीजिएगा। एनर्जी की नीड्स के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान ने कहता चलाया है, इस्लामोफोबिया के ऊपर डिस्कशन हुआ, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर हुआ, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ने यह वाली बात कही कि पाकिस्तान एक एनर्जी डिफिशिएंट कंट्री है। ये जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा है, इसके ऊपर आप समझते हैं कि इसकी वजह से, इस विजिट की वजह से, और जो एक बात इस वक्त हो रही है जिस तरह सौरिया साहब भी बात कर रहे हैं, जनरल साहब ने भी बात किया है कि ठीक है हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप समझते हैं कि इस विजिट के अंदर पाकिस्तान कुछ फायदा भी हासिल कर लेगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान ट्रेड? देखें फरीद भाई, एक तो यह है कि हम ना बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता रख लेते हैं। मैं इत्तेफाक नहीं करता औरिया साहब की बात में कि जी इमरान खान के एक विजिट के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में अब जो है ना वो हर पड़ने वाला वोट रशिया का वो हमारे हक में पड़ेगा। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि अमेरिका ने जो है ना वो हमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही दिए हैं। देखें, अमेरिका कोई हमारे मामू का बेटा तो है नहीं, और ना इमरान खान साहब और रूसी सदर मिले हैं तो ये कोई दो बिछड़े हुए भाई थे जो मिल गए अचानक से और राम और श्याम की मुलाकात हो गई। रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ और सिर्फ मफादात की बुनियाद पे होते हैं। वो मफादात जब सूट करते हैं तो वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वो मफादात सूट नहीं करते तो लोग डिस्टेंस पे खड़े हो जाते हैं। अमेरिका के साथ हमारे मफाद वाबस्ता रहे हैं। अमेरिका से हमें जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान से उसे जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था पाकिस्तान से उसे नहीं मिला। अब ये राय हो सकती है, बहैसियत पाकिस्तानी मेरी राय ये हो सकती है कि हमने अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुर्बानियाँ दी, हमारे यहाँ टेररिज्म आया, हमारा जो पूरा जो माशरती ढांचा है वो तबाह हो गया, और उसके बदले में हमें जो है वो कोई चीज़ हासिल नहीं हुई जितनी, और सिर्फ डूमोर ही होता रहा। अब जब रशिया वाला मामला है, मैं आज से 2-2.5 साल पहले एक डेलीगेशन के साथ मॉस्को भी गए, हम बहुत सारे लोगों के साथ हमारी मुलाकातें हुई। यहाँ ऐसा लगता था कि पाकिस्तान और रशिया जो है ना वो बिल्कुल बहुत कोई करीब आ गए। वहां जाके पता चला कि ऐसी कोई प्रैक्टिकल सूरत हाल नहीं है। डिफेंस के शोबे के अंदर जरूर बहुत सारे मामलात पे पेशरफ्त हुई है, लेकिन बाकी सारे मामलात जिस तरफ आपने इशारा किया, वो गैस पाइपलाइन का मसला हो या कोई और चीजें हो, वो ऐसी नहीं है जिस तरीके से पोर्ट्रे करके बता दी जाती हैं। दूसरी बात यह है कि रशिया की इकोनॉमी भी कोई ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है कि हम ये कहें कि जी आज अगर रशिया का साथ हमें मिल गया है तो हमारी एक कोई वीक इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं वो एकदम से आसमान पे ले जाएंगे। लेकिन आपने एक बात कही है कि मफादात, इस वक्त पाकिस्तान का मफाद क्या और रूस का मफाद क्या पाकिस्तान के साथ, ये जानना भी फिर बड़ा जरूरी है। जी, अब ये देखें कि इंडिया जो है वो अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट कर रहा है इस रीजन के अंदर अगेंस्ट चाइना। ये हमें समझ लेना चाहिए कि इंडिया और अमेरिका के जिस तेजी के साथ रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं उसके अंदर रशिया के पास भी ऑप्शन बन गए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बने, वरना उनके इंडिया के साथ इतने करीबी ताल्लुकात थे कि वो हमारे साथ आके खड़े ही नहीं होते थे। अब ये हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इंडिया को यह हक हासिल है कि वो अमेरिका के साथ रखे, तो रशिया को भी यह हक हासिल है कि वो दूसरे लोगों के साथ रखे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो रीजनल पावर्स हैं इनका रोल बढ़ रहा है, ये पाकिस्तान को इस हवाले से बेनिफिट देंगे। एनर्जी और दूसरी चीजों में अगर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ना हुई, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें हो जाती हैं ऑन ग्राउंड पे नहीं होती। बहुत सारी चीजें हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर और हमारे सिस्टम में लोग ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं है कि कोई एक और ऐसी चीज जो चाइना के साथ हमारे रिलेशन बढ़ रहे हों, रशिया के साथ रिलेशन बढ़ रहे हों। चूंकि हमारी वजारत खारजा के अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी में ऐसे लोग हैं जिनका रुझान वेस्ट की तरफ और अमेरिका की तरफ है, तो वो डेलिबरेटली इसके अंदर रुकावटें डालते हैं, और ये हम देखते आए हैं। अगर ये रुकावटें ना डली
चीजें सही डायरेक्शन में चली तो फिर मुझे लगता है कि हमें कुछ फायदा होगा। लेकिन मैं अगेन एक बात कहूंगा कि हमारी जो आगे वाली फॉरेन पॉलिसी, हमें दुनिया को बताना होगा कि हमें यह हक हासिल है कि हम एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखें। हमारे अमेरिका के साथ भी बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात होने चाहिए, रशिया के साथ भी होने चाहिए, चीन के साथ भी होने चाहिए। जब आपको अपने स्टेट के मफाद के तहत फॉरेन पॉलिसी बनाने का हक हासिल है तो मुझे भी यानी पाकिस्तान को भी यह हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के मफाद को सामने रखते हुए फॉरेन पॉलिसी बनाए। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकोनॉमी कमजोर है, अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे कमजोर है, इस वजह से हमारे ऊपर दबाव ज्यादा होता है, इस वजह से हमारे ऊपर चढ़ाई ज्यादा होती है। जिस दिन हमारी इकोनॉमी मजबूत हो गई, हमारे पैर मजबूत हो गए, दुनिया की कोई ताकत हमें इस तरह दबाव नहीं डाल सकती जिस तरह आज की सूरत हाल का हम सामना। राइट हो गया। और ये सब इस पर मैं आपसे कमेंट लूंगा और लास्ट कंक्लूडिंग जो सेगमेंट होगा उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये साहब, ये जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो रूस ने मिलिट्री इन्वेजन की है, आलमी मंजरनामा क्या बन रहा है? क्योंकि इस पे कुछ ये भी गर्दान रहे हैं और बात हो रही है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ ये सारा मामला जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, 77 ईयर्स के बाद यूरोप दोबारा जंग की लपेट में आ चुका है। अगर आप समझते हैं कि ये नहीं आ चुका तो बड़ी गलतफहमी है। रूस को यकीनन इस बात का अंदाजा होगा कि उसके ऊपर किस किस्म की सैंक्शंस लग सकती थी, और रूस ने बकायदा जो स्टेप लिया है, आप 1960 का जब मिसाइल क्राइसिस क्यूबा वाला का था, जिसमें कैनेडी जो था वो सारी रात टीवी पे रहा था और मिसाइल वापस आए थे, वो वाली सूरत हाल है कि उस दरवाजे पे वो नहीं आने देना चाहता, और इसके लिए भी मसला था। आपको पता है कि रूस के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि हम नेटो की फर्दर एक्सपेंशन नहीं चाहेंगे, और सबसे ज्यादा जुल्म हुआ था यूक्रेन के साथ। 94 में उसको कहा था कि अपने हजारों जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तुम दे दो, हम तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और आज उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ करने नहीं, कोई तहफ़्फ़ुज़ करने नहीं। और एक अकेला खड़ा हुआ है कि सूरत इस वक्त आप इंडिया का बयान देखें। इंडिया ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था तो इंडिया ने कहा था ये उसका सॉवरेनिटी का हक है। आज उसका बयान गलत निकल आया। आज उसने कहा कि नहीं, इन दोनों को ज्वाइंट मिल मिला के करना चाहिए। इसका मतलब है कि इंडिया जो है उसके पांव कांपे हुए हैं। 2019 का पेंटागन स्ट्रेटेजी है वो इंडो पैसिफिक की, वो इंडो पैसिफिक की थी, लेकिन उसमें यूक्रेन का जिक्र है और रशिया को रिवाइटलाइज कैंसर कहा है, मिलाइन एजेंट कहा है कि नया कैंसर पैदा हो रहा है, हम इसको क्यों यूक्रेन की जंग शुरू करवाई गई है। इसलिए कि अगर चीन को कंटेन करना है तो रूस का तवज्जो उस तरफ रहे, वो उस लड़ाई में उलझा रहे, रूस इस तरफ ना आ सके। ये है बुनियादी मसला। अब आप इस तरफ भी आएंगे तो इस तरफ भी उस जंग की सूरत शुरू हो जाएगी। अगर आप ये समझते हैं कि इंडिया पे इस पर रिलाय किया जा रहा है, दो वजह से इस वक्त बहुत सीरियस थॉट अमेरिका के पेंटागन में हो रही है। एक, अफगानिस्तान में इंडिया का रोल कि जब उसको कहा गया कि तुम वहां के हमें रिप्लेस करो, इंडिया भाग गया। और दूसरा, जो अभी आप देखें सितंबर में रूस ने जो चीन और इंडिया का पैक्ट करवाया है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जिक्र नहीं करने दिया लद्दाख वाले का, वो जो मैकमोहन लाइन का, और उन्होंने कहा कि इसको आपस में कर दो, और चीन ने वहां जाके कहा ये हमारा सॉवरेनिटी का इशू है, हम इसको नहीं मानते मैकमोहन लाइन के सूरत को। मसला सारा ये है, आप यू आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। माशी की बात तारिक साहब कहते हैं, माशियत 57 मईशत थी यूक्रेन की, दुनिया की 25% गंदम जो थी वहां से जाती थी। 1 घंटा लगा उस पर कब्जा करने का। राइट हो गया सर। मैं और ये हमारे एक बुजुर्ग होते करार सैन साहब का एक फिक्रा बोल, कारसन कहते हैं कि अगर आप कहते हैं मैशियत आपका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जिस वक्त इंडिया के ऊपर दुनिया की ताकतें चढ़ दौड़ी थी, 30% इंडियन जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था उसको। राइट हो गया। गुलाम सिवा साहब, सर आप इस पर कमेंट कीजिएगा, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर, इस इन्वेजन का आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पुतिन साहब ने बहुत कैलकुलेटेड गेम खेली है और बहुत मंसूबा के बाद गेम खेली है। इस वक्त रूस के जो गोल्ड के जखायर हैं, दुनिया में तीसरे बड़े जखायर उनके पास हैं। ऑयल एंड गैस एक पावर हाउस है रूस इस सिलसिले में। अब देखिए, सब सैंक्शंस लग गई हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस की बात नहीं की किसी ने भी अभी तक, क्योंकि उनको पता है अगर रूस से गैस ना आई तो यूरोप स्टार्व हो जाएगा। इससे चलेगा कैसे, मामलात कैसे चलेंगे आगे? जी, तो आगे चलने का जहां तक ताल्लुक है, यूक्रेन को तो ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। यूक्रेन के ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि हमें नेटो में शामिल करने वाले आज कहां भाग गया, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। नेटो चीफ का ये बयान है कि हम नेटो के हर इंच की हिफाजत करेंगे, और बाइडेन ने भी बयान दिया कि हम नेटो में किसी को दाखिल होने नहीं देंगे। यानी कि यूक्रेन को तो उन्होंने छोड़ दिया ऑलरेडी, और पुतिन साहब ने बड़ा कैलकुलेट करके गेम खेली है ये। और वो अब
कंटेंट को न्यूट्रलाइज करने के बाद अब वो इंतजार करेगा। राइट हो गया। हाफिज तारिक महमूद साहब, आपका एनालिसिस इस चीज के ऊपर कंक्लूडिंग कि इस मिलिट्री इन्वेजन का आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं, आइंदा का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखें, बात जो है वो अल्टीमेटली आज जाए या कल जाए अमन की तरफ जाएगी, और अमन जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही होगा। मुझे लगता है कि इसी की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी। ये ठीक कहा जन साहब ने कि उन्होंने कैलकुलेटेड एक मूव की है, उन्होंने इसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को देखा होगा। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर हमारे लिए जो कंसर्न है वो अफ़गानिस्तान और जो हमारी रीजनल जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया जो है वो ब्लॉक्स में वाज़े तौर पर बटी हुई नज़र आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली मुझे जो है वो डायलॉग और पीस के अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर इस रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे तो डिज़ास्टर जो है वो सबका मुकद्दर है, और दुनिया जो है वो इतने बड़े डिज़ास्टर का मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब, थैंक यू सो मच। जनरल गुलाम साहब, थैंक यू सो मच। और ये मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।